नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज की हमारी नई मोटिवेशनल कहानी का शीर्षक है। आज मैं फिर से एक मोटिवेशनल कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो आप सबसे अनुरोध है कि सब लोग फटाफट से जुड़ जाएं, जो लोग भी जाग रहे हैं। तो नई कहानी, साधु और खजूर। एक कहानी सुनते हैं, बहुत ही प्यारी सी कहानी है दोस्तों। साधु और खजूर की कहानी। 2 मिनट का वेट करेंगे, सब लोग जुड़ जाएंगे। साधु और खजूर की कहानी, बहुत ही प्यारी सी कहानी दोस्तों, मोटिवेशनल कहानी स्टार्ट करने जा रही हूँ। जो लोग भी ऑनलाइन हैं फटाफट जुड़ जाएं हमारे साथ। एक दिन की बात है, तो सुनिए दोस्तों, सुनते हैं साधु और खजूर की कहानी। एक दिन की बात है, एक साधु गांव के बाहर वन में स्थित अपनी कुटिया की ओर जा रहा था। रास्ते में बाजार पड़ा। बाजार से गुजरते हुए साधु की दृष्टि एक दुकान पर पड़ गई। ढेर सारी टोकरियां उस दुकान में पड़ी थी। दोस्तों, टोकरियों में क्या था? टोकरियों में खजूर पड़े थे। क्या पड़े थे दोस्तों? खजूर पड़े थे। अब दोस्तों, टोकरियों में खजूर पड़े थे। खजूर देखकर साधु का मन ललचा गया। उसके मन में खजूर खाने की इच्छा जाग उठी, किंतु उस समय उसके पास पैसे नहीं थे। उसने अपनी इच्छा पर नियंत्रण रखा और कुटिया में चला गया। कुटिया पहुंचने के बाद भी खजूर का विचार साधु के मन में से नहीं गया। उसके दिमाग में सारा दिन खजूर खजूर घूमते रहे। साधु के मन में ये विचार घूम गया। वह उसी के बारे में सोचता रहा। रात में, दिन में सो नहीं पाया, दिन में कुछ काम नहीं कर पाया। उसके दिमाग में खजूर इस तरह बैठ गए दोस्तों कि उसको खजूर खाने ही है। अगली सुबह जब वो जागा तो खजूर खाने की इच्छा को पूरा करने के लिए पैसे की व्यवस्था करने के बारे में सोचने लगा। तो दोस्तों, उसके पास पैसे नहीं थे। अब पैसे नहीं थे तो उसको बहुत दिक्कत हो रही थी कि मेरे पास तो पैसे नहीं है और मुझे तो खजूर खाने हैं। दोस्तों, आप सबसे अनुरोध है, हाय लिखते चलें, हेलो लिखते चलें। मैं प्रिया, दिल्ली से, वॉइस एंड फेस रीडर। और आप सब लोग कहाँ से हैं, हाय हेलो लिखते चले, ताकि मुझे पता लगे कि मेरे फ्रेंड्स कहाँ से मेरे को देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो कम से कम इतना तो मुझे मालूम चले कि आप लोग कौन से शहर से हो, मेरे साथ जुड़े हुए हो, इस समय भी मेरा साथ दे रहे हो रात को। तो दोस्तों, जो साधु और खजूर की कहानी हम सुन रहे हैं, सूखी लकड़ियां बेचकर खजूर खरीदने लायक पैसों की व्यवस्था अवश्य हो जाएगी, वह सोचकर जंगल में गया। अब खजूर खरीदने की इच्छा थी उसको, खजूर खाने थे और खजूर खाने की इच्छा उसको जंगल में ले गई। जंगल में सूखी लकड़ियां, उसने सोचा कुछ और काम तो मैं कर नहीं पाऊंगा, जंगल में चलता हूँ, सूखी लकड़ियां मैं इकट्ठी करूंगा, बेचूंगा और खजूर खरीद कर खाऊंगा। ये सोचकर जंगल में चला गया, सूखी लकड़ियां उठा ली। काफी लकड़ियां एकत्रित करने के बाद उसने उसका एक गट्ठड़ बना लिया दोस्तों। उसे अपने कंधे पर लाद कर बाजार की ओर चल पड़ा। लकड़ियों का गट्ठड़ भारी था, जिसे उठाकर बाजार की दूरी तय करना आसान नहीं था दोस्तों। किंतु साधु चला गया। थोड़ी देर में उसके कंधे में दर्द होने लगा, इसलिए विश्राम करने के लिए एक स्थान पर रुक गया। थोड़ी देर में विश्राम करने के बाद वो फिर से लकड़ियां उठाई उसने लकड़ियां और फिर से चल पड़ा। इसी तरह रुक कर चलकर लकड़ियों के गट्ठड़ को लेकर बाजार तक पहुंच गया, क्योंकि उसके मन में एक प्रबल इच्छा थी खजूर खाने की। बाजार में उसने सारी लकड़ियां बेच दी। अब उसके पास इतने पैसे इकट्ठे हो गए थे कि वो खजूर खरीद सकता था। वह बहुत प्रसन्न हुआ और खजूर की दुकान में पहुंचा। सारे पैसे से उसने खजूर खरीद लिया और वापस अपनी कुटिया की ओर आ गया। कुटिया की ओर जाते जाते उसके मन में एक विचार आया कि आज मुझे खजूर खरीदने की इच्छा हुई, तो हो सकता है कल किसी और वस्तु को खरीदने की इच्छा हो जाए। तो कभी अच्छे घर की, कभी स्त्री की, कभी बच्चों की, कभी धन की। तो मैं साधु व्यक्ति हूँ, इस तरह तो मैं अपनी इच्छाओं का दास बन जाऊंगा। अब देखिए कितनी प्यारी सी कहानी है दोस्तों, कि साधु ने सोचा अगर खजूर खरीद के, मेरे मन में इतनी तेज इच्छा हुई, खजूर खरीद के खा लिया,
तो आगे आगे चल के मेरे मन की इच्छा कितनी प्रबल हो जाएगी कि मैं तो सोच भी नहीं सकता। यह विचार आते ही साधु ने खजूर खाने की इच्छा त्याग दी। उस समय उसके पास एक गरीब व्यक्ति गुजर रहा था। उसने उसे बुलाया और सारे खजूर उसे दे दिए। इस तरह उसने अपनी इच्छाओं को अपनी काबू में कर लिया। दोस्तों, बहुत ही अच्छी सीख देती है ये छोटी सी कहानी हमें। यदि हम अपनी इच्छाओं को के आगे हार जाएंगे तो सदा के लिए अपनी इच्छाओं के दास बन जाएंगे, मन चंचल हो जाएगा और रह रह कर इच्छाएं उत्पन्न होती रहेंगी। और जो उचित हो भी सकता है और अनुचित भी। ऐसे में इच्छाओं पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। सोच विचार के इच्छाओं का आलंकन के उपरांत ही उनकी पूर्ति के लिए एक कदम बढ़ाना चाहिए दोस्तों, तभी जीवन में सफलता प्राप्त होगी। हमें इच्छाओं का दास नहीं बनना चाहिए, बल्कि अपनी इच्छाओं को अपना दास बनाना चाहिए। कितनी प्यारी बात कही किसी ने कि अपनी जो हमारी इच्छाएं होती हैं उनको हमें अपना दास बनाना चाहिए, ना कि इच्छाओं के पीछे हमें दास बन जाना चाहिए। तो दोस्तों, एक और नई प्यारी सी कहानी लेकर हम आए हैं। कौन कौन सुनना चाहता है अगली कहानी हमारे साथ, जल्दी से बताएं। हाय हेलो तो कम से कम लिखें, ताकि हमें पता चले कि हमारे साथ कौन कौन आ रहा है अभी सुनने ये हमारी नेक्स्ट कहानी। तो बाज और चूज़ों की कहानी, बाज और चूज़ों की कहानी हमारी नेक्स्ट कहानी है दोस्तों। आइए सुनते हैं। एक गांव में एक किसान रहता था। एक बार उसे कहीं से बाज का अंडा मिला। उसने वह अंडा मुर्गी के अंडे के साथ रख दिया। मुर्गी उस अंडे को अन्य अंडों के साथ सेने लगी, मतलब गर्म करने लगी। कुछ दिनों में मुर्गी के अंडे में से चूजे निकल आए और बाज के अंडे में से बाज का बच्चा निकल आया। बाज का बच्चा चूजों के साथ पलने लगा। बाज का बच्चा जब चूजों के साथ पल रहा था, उन्हीं के साथ खाता पीता था, उन्हीं के साथ इधर उधर फुदकता था, बड़ा होने लगा धीरे धीरे। उन्हीं के साथ खेलते कूदते बड़ा हुआ बच्चा। वो चूजों के साथ खेलते हुए उसे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि वह चूजा ही नहीं बल्कि बाज है। वह खुद को चूजा ही समझता था और हर काम उन्हीं की तरह से करता था। जब उड़ने की बारी आई तो अन्य चूजों को देखा देखी वह भी थोड़ी सी ऊंचाई तक उड़ता था और वापस जमीन पर आ जाता था। उसका भी ऊंचा उड़ने का मन करता था, लेकिन वह सबको थोड़े ही ऊंचे उड़ता देखकर तो रुक जाता था। तो वह भी उतनी ही ऊंचाई तक उड़ सकता था जितना कि उसके बाकी दोस्त थे। जितने कि आपके दोस्त होंगे ना दोस्तों, आपकी सोच भी वही होगी। अगर आप ऊंचा सोचोगे तो आपके दोस्तों की भी सोच वही होगी। इसमें यह बताया गया है कि अपनी सोच को उड़ान देना है। एक दिन उसने ऊंचे आकाश में एक बाज को उड़ते हुए देखा। इतनी ऊंचाई पर उसने किसी पक्षी को पहली बार उड़ते हुए देखा। उसे बड़ा अचरज हुआ। उसने चूजों से पूछा, वो कौन है भाई जो इतनी ऊंचाई पर उड़ रहा है? चूजे बोले, वो पक्षियों का राजा बाज है। वह आकाश में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ता है। कोई दूसरा पक्षी वहां तक नहीं पहुंच सकता। यदि मैं उनके जैसा उड़ना चाहूं तो? बाज ने पूछा। कैसी बात करते हो? मत भूलो तुम एक चूजे हो। चाहे जितनी भी कोशिश कर लो, बाज जितना नहीं उड़ पाओगे। इसलिए व्यर्थ में ऊंचा उड़ने के बारे में मत सोचो दोस्तों, कितनी प्यारी सी कहानी है कि अगर आपके दोस्त कोई भी एक अमीर हो बाकी सब गरीब हो, तो वो उसी लेवल का सोचेंगे कि इसके जितना अमीर हमें बनना है, हमें इतना ही अमीर बन सकते हैं। इतना हो जाए तो ठीक है, हमारे सारे दोस्त इतना ही कमाते हैं तो हमारा मेंटल लेवल भी उतना ही हो जाता है। अब कोई अंबानी से अपनी वो करने लगे, या फिर किसी और हीरो हीरोइन से अपनी ताकत का अंदाजा करने लगे, या फिर किसी भी नामी गिरामी इंसान के साथ कि हमें इससे आगे निकलना है, जैसे बाज है अकेला उड़ता आसमान में। तो दोस्तों, वही बातचीत चल रही है चूजों में और बाज में। तो चूजे बोले कि जितना उड़ना हम उड़ सकते हैं, हम उतने में ही खुश हैं। बाज ने यह बात मान ली और कभी ऊंचा उड़ने की कोशिश ही नहीं की। जो बाज उन चूजों के साथ रहता था और वह पूरी जिंदगी उन चूजों के समान ही उड़ता रहा। उसे अपनी ताकत का कभी अंदाजा ही नहीं हुआ। तो दोस्तों, अपनी ताकत का अंदाजा खुद एक बार अपने लिए उड़ान देकर देखिए। कितना ऊंचा उड़ सकते हैं आप लोग, कितनी ऊंची उड़ान पे जा सकते हो। आप कई बार देखोगे कि अपनी लाइफ में जैसे ही आपके दोस्त होंगे ना,
उतनी ही ऊंची उड़ान भर पाओगे कि उस फलां भाई ने हम आज ये होंडा सिटी ले ली तो हम भी होंडा सिटी तक अगर पहुंच गए तो ठीक है। फलां भाई ने 2 BHK का फ्लैट ले लिया, हम लोगों को भी 2 BHK नहीं तो 3 BHK लेंगे तो उनसे ऊपर आ जाएंगे। अरे अपनी शक्ति पहचानो, अपनी ताकत को पहचानो। अगर आप जितना भी ले सकते हो, जिसमें खुशी मिले उतना करना, और जिस खुशी से आपको उड़ान महसूस हो उस उड़ान को ज़रूर भरना। एक ही ज़िंदगी दोस्तों, मैं हर बार बोलती हूँ, एक ही ज़िंदगी है। हर पल को ऐसा जियो कि आपने हर पल में पहले साल नए साल जैसा अपने दिन गुजारा था वैसा पल, हर पल आपका वैसा होना चाहिए दोस्तों। तो इस कहानी से जो सीख मिलती है, सोच और दृष्टिकोण का हमारे जीवन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है दोस्तों। हम सभी क्षमता और संभावनाओं से परिपूर्ण हैं, चाहे हम जैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। हमें आवश्यकता है अपनी क्षमता को पहचानने की और अपनी सोच तथा दृष्टिकोण को व्यापक बनाने की। हम स्वयं को चूजे समझेंगे तो चूजे ही बने रहेंगे, और बाज समझ लेंगे तो बाज बन जाएंगे। खुद को कम न समझें, अपनी क्षमता को पहचानें, और जैसे ही आप अपनी क्षमता को पहचानोगे तो आपकी लाइफ में भी खुशियां आ जाएंगी। आपको पता लग जाएगा कि आप कितनी बड़ी अपनी लाइफ में अचीव कर सकते हो कुछ भी। तो ये दोस्तों अगली कहानी, मैं अपनी अगली कहानी की ओर बढ़ती हूँ। मोटिवेशनल स्टोरी है, प्यारी सी एक छोटी सी किसान की घड़ी। तो दोस्तों ये कहानी मैं एक बार पहले भी सुना चुकी हूँ, बहुत ही प्यारी सी कहानी है दोस्तों। एक दिन की बात है, एक किसान अपने खेत के पास स्थित अनाज की कोठी में काम कर रहा था। काम के दौरान उसकी घड़ी कहीं खो गई। वह घड़ी उसके पिता द्वारा उसे उपहार में दी गई थी। तो दोस्तों मैंने इस कहानी को दोबारा से सुनाने के लिए चुना है, क्योंकि ये कहानी मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि इसमें कुछ कर गुजरने की एक क्षमता मुझे नजर आती है। तो उसमें वह उसके पिता द्वारा उसे उपहार में दी गई थी, इस कारण उससे उसका भावात्मक लगाव था, क्योंकि पिता ने एक घड़ी किसान को दी थी, अपने बेटे को दी थी कि इसको हमेशा मेरी यादगार समझकर अपने पास रखना। क्योंकि पिता और बच्चे की कहानी है दोस्तों, तो मैंने इसे दोबारा से चुना है आपको सुनाने के लिए। इस कारण उसे भावात्मक लगाव के साथ वो रखता था। वह घड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश करता था, क्योंकि उसकी घड़ी एक कोठी में खो गई थी। तो उसने बहुत कोशिश की उसको ढूंढने की, तो उसका जो घड़ी थी वो कहीं खो गई। एक खान के ढेर में उसकी घड़ी कहीं खो गई। वह घड़ी ढूंढने की बहुत कोशिश करने लगा। कोठी का हर कोना उसने छान मारा, लेकिन घड़ी नहीं मिली। हताश होकर वह कोठी से बाहर आया। वहां आकर उसने देखा कि कुछ बच्चे खेल रहे हैं। उसने बच्चों को पास बुलाया और बोला कि मेरे पिताजी की एक घड़ी उन्होंने मुझे दी थी, उनकी घड़ी यहाँ पर मेरे से खो गई है। जो भी इस कोठी में से मेरे पिताजी की घड़ी ढूंढ कर ला कर देगा, क्योंकि बच्चों में बहुत एक कैपेबिलिटी होती है कि अपनी क्षमता से डबल काम कर जाते हैं। कई बार थक जाएंगे पर जोश जोश में इतना काम कर जाते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। तो उन्होंने हम लोग थक जाते हैं लेकिन बच्चे लोग नहीं थकते हैं। उसने बच्चों को पास बुलाकर उसने अपने पिता की घड़ी को खोजने का काम सौंप दिया। घड़ी ढूंढ निकालने वालों को इनाम देने की घोषणा भी कर दी। इनाम की लालच में बच्चे तुरंत मान गए। कोठी के अंदर जाकर बच्चे घड़ी की खोज में लग गए। इधर उधर यहाँ वहाँ हर जगह खोजने पर भी घड़ी नहीं मिली। बच्चे थक गए और उन्होंने हार मान ली। किसान ने अब घड़ी मिलने की आस खो दी। बच्चों के जाने के बाद वह कोठी में उदास बैठा। एक बार अपने आप फिर चक्कर मार के आया, घड़ी तब भी नहीं मिली। तभी एक बच्चा वहां पर आया और किसान से बोला, वह एक बार फिर से कोशिश करना चाहता है। वह कोशिश करेगा कि दोबारा से अकेला जाएगा कि घड़ी शायद मिल जाए। तो किसान की परमिशन लेकर वो कोठी में फिर से चला गया। कोठी में जाने के लिए उसने किसान से परमिशन मांगी, तो किसान ने उसे परमिशन दे दी दोस्तों। बच्चा कोठी के भीतर गया और कुछ ही देर में आप बाहर आता है तो घड़ी उसके हाथ में होती है। तो किसान ने पूछा, भाई तुम्हें कैसे ये घड़ी मिल गई? हमें तो घड़ी नहीं मिल पाई। इतने बच्चों ने ढूंढ ली, उनको नहीं मिल पाई, तुमको घड़ी कहाँ से मिल गई? तो उस बच्चे को कैसे ढूंढ निकाला उस बच्चे ने घड़ी को? तो किसान उससे पूछने लगा बहुत ही भावुक होकर। बच्चे के पूछने पर बच्चे ने बताया कि पूछने पर बच्चे ने बताया कि कोठी के अंदर जब मैं चला गया
तो चुपचाप एक जगह खड़ा हो गया। जैसे ही वहां पर मैं चुपचाप खड़ा हुआ तो सुनने लगा कि एक टिक टिक की आवाज आ रही है। तो जहां से टिक टिक की आवाज आ रही थी, इतनी शांति थी कमरे में कि टिक टिक की घड़ी की आवाज सुनाई दे रही थी। तो मैंने वहीं पर जाकर देखा तो घड़ी वहीं पर मिली। तो इससे किसान ने बच्चे को शाबाशी दी, इनाम दिया और विदा कर दिया। तो सीख क्या मिली इससे दोस्तों? शांति हमारे मन और मस्तिष्क को एकाग्र करती है और यह एकाग्र मन स्थिति जीवन की दिशा निर्धारित करने में सहायक है। इसलिए दिन भर में कुछ भी समय हमें अवश्य निकालना चाहिए जब हम शांति से बैठकर मनन कर सकें, चिंतन कर सकें। अन्यथा शोरगुल भरी इस दुनिया में हम उलझ कर रह जाएंगे दोस्तों, अपने लिए कुछ जान नहीं पाएंगे। अपने मन को अकेले बैठकर जितना सोच पाएंगे, जितना समझ पाएंगे, उतना दुनिया की भीड़ भाड़ में नहीं समझ पाएंगे। तो दोस्तों जबकि वास्तव में हमें वही किया जो दुनिया ने कहा। जब अपने मन की बात सुनेंगे तो हमें समय ही नहीं मिलेगा कि हम दुनिया की भीड़ भाड़ की बात सुने और हमें अपने अंदर ही सारे सवालों के जवाब मिलते हुए चले जाएंगे दोस्तों। हमारी अगली कहानी है, कम से कम हाय हेलो तो लिखिए दोस्तों, ताकि मेरा मनोबल जो है वो बना रहे। मैं आप लोगों को अब मनोरंजन कहानियों के साथ करती रहूं। छोटी छोटी जीवन की इतनी सुंदर मोटिवेशनल कहानियां हैं। जीवन का दर्पण, एक कहानी है जीवन का दर्पण। एक दिन जब ऑफिस के सभी कर्मचारी ऑफिस पहुंचे तो उन्हें दरवाजे पर एक पर्ची चिपकी हुई मिली। उस पर लिखा था, कल उस इंसान की मौत हो जाएगी जो कंपनी में आपकी प्रगति में बाधक था। देखिए कितनी अजीबोगरीब सी कहानी है। जीवन का दर्पण, कल उस इंसान की मौत हो गई जो कंपनी में आपकी प्रगति में बाधक था। उसे श्रद्धांजलि देने के लिए सेमिनार हॉल में एक सभा आयोजित की गई है। ठीक 11 बजे सभा में सभी का उपस्थित होना बहुत ज़रूरी है। अब दोस्तों यहाँ पे एक इन्होंने छोटा सा ट्विस्ट कर दिया। बंदे का नाम नहीं बताया, बंदे की क्वालिटी बता दी कि कंपनी में जो बंदा प्रगति में बाधक बन रहा था वो बंदे की डेथ हो चुकी है। तो और सभा हाल में उसका श्रद्धांजलि समारोह है, तो वहां पर सभी लोग आ जाएं। अब कौन मरा है उन्होंने ये नहीं बताया दोस्तों। अपने एक सहकर्मी की मौत की खबर सुनकर पहले तो सभी लोग दुखी हो गए, लेकिन बाद में जिज्ञासा से उत्पन्न होने लगी, आखिर वह कौन था जो एक और कंपनी की प्रगति में बाधक था। 11 बजे अब सबके दिलों में यह था कि कौन मर गया, किसके मरने की खबर लिखी गई है। 11 बजे सेमिनार हॉल में कर्मचारियों का आरंभ होना शुरू हो गया। सब लोग आ गए। धीरे 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 वहां इतनी भीड़ जमा हो गई क्योंकि जिनकी डेथ हुई थी उनका नाम ही कहीं नहीं लिखा था। अब सब लोग उत्साहित थे कि कौन चले गए हैं। धीरे धीरे वहां इतने लोग आ गए, सिक्योरिटी गार्ड की व्यवस्था करनी पड़ गई। लोगों का आना तांता लगा हुआ था, भीड़ बढ़ती जा रही थी। सेमिनार हॉल में हलचल बढ़ी, भीड़ बढ़ती जा रही थी। सबके दिमाग में एक ही सवाल था, वो कौन था, कौन चला गया। कंपनी में प्रगति पर लगाम लगाने पर ताला लगा हुआ था। चलो एक तरह से अच्छा ही हुआ वो मर गया। जैसे ही श्रद्धांजलि सभा प्रारंभ हुई, एक एक करके सभी उत्सुक जिज्ञासु कर्मचारी कफन के पास जाने लगे। करीब पहुंचकर जैसे ही कफन देखा तो उनका चेहरा फक पड़ गया, सदमा सा लग गया हो। जैसे वहां एक आईना रखा हुआ था दोस्तों, उस कफन के अंदर सिर्फ कुछ भी नहीं था, एक आईना रखा हुआ था, चेहरा था, उसमें जो भी झांक कर आता था। उस दर्पण में एक पर्ची चिपकी हुई थी, कुछ ऐसा लिखा था, सबकी आत्मा को झंझोर कर रख दिया उस पर्ची ने। केवल एक ही इंसान आपकी प्रगति में बाधक है, वो आप खुद हैं। आप ही हो वो इंसान जो अपने जीवन में क्रांति कर सकते हैं। आप ही हो वो इंसान जो अपनी खुशी, अपनी समझ और अपनी सफलता को प्रभावित कर सकते हैं। आप ही हो वो इंसान जो अपनी खुद की मदद कर सकते हैं। आपका जीवन ही नहीं बदलता बल्कि आपका बॉस बदल जाता है। आपका जीवन ही नहीं बदलता, जब आपके दोस्त बदल जाते हैं, जब आपका पार्टनर, साथी सब बदल जाते हैं, तब आप खुद बदल जाते हो। जब आप अपने खुद के विश्वास की सीमा को लांघ कर पार कर जाते हो, तब आप समझ पाते हो कि सिर्फ आप अपने जीवन के लिए जिम्मेदार हैं।
तब आपके जीवन में बदलाव आता है दोस्तों। और महत्वपूर्ण रिश्ता जो आपका किसी के साथ है वो है आपका खुद से। तो कितनी प्यारी और छोटी सी कहानी दोस्तों कि आप क्या हो, अपनी क्वालिटी को पहचानो। अगर आपने अपनी क्वालिटी को पहचान लिया तो आप जैसा कोई भी नहीं। आप खुद को समझ लो, दूसरे को समझने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आप खुद ही को समझ लो, वही बड़ी बात है दोस्तों। कितनी बड़ी बात है कि आपने खुद को समझ लिया, आपने खुद ही से अपने आप से सीख ले ली। छोटी छोटी कहानियाँ दोस्तों हमारे जीवन में कई बार बहुत बड़ा मायने दे जाती हैं। हम अपनी ज़िंदगी से बहुत कुछ सीखते हैं दोस्तों। बहुत कुछ हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता है कि हमें नहीं पता होता हम क्या कर सकते हैं, लेकिन हम कर जाते हैं। अब एक और कहानी सुनाती हूँ दोस्तों, परिस्थितियों को दोष देना। कुछ लोग हमेशा परिस्थितियों को ही दोष देते हैं। काफ़ी समय पहले की बात है, एक आदमी रेगिस्तान में फंस गया। वह मन ही मन अपने आप को बोल रहा था कि कितनी अच्छी और सुंदर जगह है, अगर यहाँ पर पानी होता तो यहाँ पर कितने अच्छे अच्छे पेड़ उग रहे होते और यहाँ पर कितने लोग घूमने आने चाहते होते और सब लोग कितने अपने मतलब आना जाना घूमना फिरना लगा रहता लोगों का, अगर यहाँ पर पानी होता। रेगिस्तान में घूम रहा है दोस्तों, तो मतलब ब्लेम कर रहा है कि अगर ये होता तो ऐसा होता, वो होता तो शायद वैसा होता। ऊपर वाला देख रहा था। उस इंसान ने यह सोचा कि पानी नहीं दिख रहा है। उसको थोड़ी देर आगे जाने के बाद उसको एक कुआं दिखाई दिया, पानी से लबालब भरा हुआ कुआं। काफ़ी देर तक विचार विमर्श करता रहा खुद से। फिर बाद उसको वहाँ पर एक रस्सी और बाल्टी दिखाई दी कि इस कुएं से पानी कैसे निकाला जाए, कैसे पिया जाए इसका पानी। इसके बाद कहीं से एक पर्ची उड़ के आती है, जिस पर्ची में लिखा हुआ था, तुमने कहा था कि यहाँ पर पानी का कोई स्रोत नहीं है। क्योंकि भगवान जी उसको देख रहे थे, भगवान जी ने एक पर्ची भेजी, क्योंकि पानी ये नहीं है। अगर पानी होता तो पेड़ उग जाते, पेड़ उग जाते तो यहाँ पे घूमने लोग आते। वो सोच रहा था। तो एक पर्ची उसके पास आती है दोस्तों उड़ती हुई, तो ये उस पर यह लिखा था कि तुमने कहा था कि यहाँ पर पानी का कोई स्रोत नहीं है, अब तुम्हारे पास पानी भी है और तुम चाहते हो यहाँ पौधे लगा सकते हो। तो वह चला गया दोस्तों। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है कि अगर आप परिस्थितियों को दोष देना चाहते हो और उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप परिस्थितियों को दोष देते हो, अगर यहाँ ऐसा होता, अगर वहाँ ऐसा होता, आपको ये सोर्सेज मिल गए होते तो क्या होता। तो दोस्तों उसको पानी मिल गया। पानी मिलने के बाद उसके पास भगवान जी ने एक चिट्ठी भेजी कि ले भाई तुझे पानी भी मिल गया, पौधे लगा कर दिखा। तो वो डर गया कि पानी तो मिल गया, लेकिन अच्छा हुआ मेरी बात किसी ने नहीं सुनी और भाग गया वहाँ से कि पानी होने के बावजूद भी मैं यहाँ पर पौधे नहीं लगा सकता। तो छोटी छोटी दोस्तों कहानियाँ हैं कि जो आपके जीवन में कई बार उनसे रिलेटेड कुछ घटना घटी हो तो आप मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, हाय हेलो लिखते चलें। तो दोस्तों एक और कहानी हम सुनते हैं, ईमानदारी का फल। काफ़ी समय की बात है, प्रतापगढ़ नाम का एक राज्य था जहाँ का राजा बहुत ही मशहूर, बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुखी था। लेकिन सारे सुख होने के बावजूद उसके पास एक ही दुख था कि उसके यहाँ संतान नहीं थी। अब वह चाहता था कि राज्य के अंदर किसी बच्चे को वो गोद ले ले। अब बच्चे को जब वो गोद लेने की बारी आई तो उसने सोचा कि उसका उत्तराधिकारी जो भी बनेगा उसकी बागडोर सुचारू रूप से चला सके, ऐसा ना हो कि राजा का नाम डुबो दे। इसी को देखते हुए राजा ने राज्य में घोषणा करवा दी कि सभी बच्चे राजमहल में आ जाएं। ऐसा ही हुआ। राजा ने सभी बच्चों को पौधे लगाने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के बीज दिए और कहा कि हम 6 महीने बाद मिलेंगे, देखेंगे किसका पौधा सबसे ऊंचा हुआ है, उसी को हम उसके बाद अपना डिसीजन लेंगे। महीना बीत जाने के बाद एक बच्चा आया। उस गमले में बीज अभी भी नहीं फूटा था
और रोज़ उसकी देखभाल करके चला जाता था। उसमें बीज नहीं फूटता था। वो सोचता था चलो कोई बात नहीं, 6 महीने हैं अभी, 6 महीने में शायद इसमें बीज उग जाए और पौधा निकल आए, तो मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ, अपनी पूरी जान लगा दूंगा, लेकिन इस बीज को तो उगाना ही है। 1 महीना बीत गया दोस्तों, 2 महीना बीत गया, 3 महीना बीत गया। वो रोज आता था, रोज अपने पौधे को देखता था और चला जाता था। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा धैर्य रखो, कुछ बीजों में ज़्यादा समय लगता है, लेकिन फलने में जब वो फलते हैं तो बहुत अच्छा फल देते हैं। थोड़ा रुक जाओ, सब्र कर लो। वह पौधे को सींचता रहा। 6 महीने हो गए, बीज में से फूटन भी नहीं निकली। वह डर चुका था। सभी बच्चों के गमलों में पौधे हो गए थे, बड़े बड़े पौधे हो चुके थे। सभी बच्चे बहुत खुश थे कि हम राजमहल में उत्तराधिकारी बन जाएंगे, और इसके पौधे में तो बिल्कुल गमला खाली ही है। तो अब राजा आया। राजा ने सारे बच्चों को 6 महीने बाद बुलाया राजमहल में। तो सारे बच्चे वहाँ आ चुके थे अपने अपने गमलों के साथ। तो ये भी गया, और राजा इसके ऊपर पूरी नज़र रखे हुआ था, क्योंकि राजा को पता था कि उसने कैसा बीज दिया है। इसको पता था राजा को कि एक बीज ऐसा है जो पत्थर जैसा है, उसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा। तो जैसे ही सारे बच्चे अपना पौधा दिखाने लगे, तो एक वही बच्चा केवल ऐसा था जिसके पौधे में कुछ भी बीज नहीं वो फूटा था। तो सारे बच्चे हंसने लगे कि ये कैसा पौधा है जिसमें से कुछ निकला ही नहीं, और तुम तो बिल्कुल फेल हो गए हो। राजा ने बोला, नहीं, यही सबसे अच्छा बीज है। ये 6 महीने बीज ना निकलने के बाद भी लगा रहा और अपनी मेहनत और लगन के साथ इसको सींचता रहा। तो यही बच्चा हमारे देश का उत्तराधिकारी बनेगा, क्योंकि इसने बंजर को भी अपने दिल और जान से सींचा है। सोचो अगर इसके पास कुछ उपजाऊ भूमि होगी तो उसमें कितनी जान लगा देगा। ये सोचते हुए राजा ने उसकी ईमानदारी पर बहुत खुश होने के बाद उसका डिसीज़न लिया कि हम राजा इसी को बनाएंगे। तो दोस्तों, हमारी ईमानदारी बहुत वैल्यू रखती है हमारे जीवन में। कई बार हम परेशान हो जाते हैं, लेकिन हमें परेशान नहीं होना है दोस्तों। हमें अपनी ईमानदारी का दामन पकड़े रखना है, कुछ भी हो जाए। अगर कोई बेईमान इंसान भी होगा ना, ईमानदार इंसान की हमेशा कद्र करेगा। दोस्तों याद रखना, ये छोटा सा एक मूल मंत्र है जो कि मैं आपको बता रही हूँ। तो दोस्तों, सबके जीवन में कुछ ना कुछ कहानियाँ आती रहती हैं, उतार चढ़ाव बने रहते हैं, और जीवन में सब कुछ हम जूझते रहते हैं अपनी परेशानियों से, उनके हल खोजने में। तो छोटी छोटी कई बार कहानियाँ होती हैं। वैसे कहते हैं ना, अच्छा एक चीज़ से समझाती हूँ आपको, कोशिश करती हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ आपको समझाने के लिए सबको, तो लेकिन फिर भी एक गुस्ताखी मैं कर लेती हूँ कि जैसे सब लोग अपने अपने घर में क्या होते हैं, डॉक्टर। अभी कोरोना में बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया सबने कि सब लोग डॉक्टर हैं। हर एक घर में कोई ना कोई, सब लोग अपने आप में डॉक्टर हैं। बहुत अच्छी बात है दोस्तों। लेकिन 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 जब खुद को जुकाम होता है तो अपने आप के लिए दवाई लेना समझ में नहीं आता, हम क्या करें, अब हम क्या करें। तो दोस्तों, उस समय पे हमें बहुत ज़्यादा समझ लेना चाहिए कि हमारी प्रॉब्लम्स दूसरे भी बता सकते हैं। दूसरे लोग बताते हैं कि ये दवाई ले लो, वो दवाई ले लो, वो याद करवाते हैं हमें बार बार। यही हैं छोटी छोटी चीज़ें दोस्तों, कि हमें कभी दूसरे की बात का बुरा नहीं मानना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपनी अगली कहानी की तरफ। हमारी अगली कहानी का शीर्षक है धूर्त साहूकार और चालाक लड़की। बात बहुत समय पहले की है। एक किसान को अपनी बुरी आर्थिक स्थिति से हार मानकर गांव के एक ही साहूकार से कर्ज लेना पड़ा, लेकिन काफ़ी वक्त बीत जाने के बाद वह साहूकार का ऋण नहीं दे पाया। गांव का वह साहूकार बूढ़ा और देखने में बदसूरत था। उसके पास अनुचित स्वभाव के कारण गांव में उसके कोई पसंद नहीं करता था। किसान के परिवार में उसकी और उसकी एक बेटी के सिवा कोई नहीं था। उसकी बहुत ही सुंदर और अच्छे स्वभाव की बेटी थी। किसान उसे बड़े ही लाड़ प्यार से पालता था। वह अपने पिता के साथ खेतों में काम करती थी। एक दिन बूढ़े साहूकार की नज़र उस पर लड़की पर पड़ गई और वह उसे मोहित हो गया। मन ही मन उसे विवाह करने की सोचने लगा।
लेकिन उसे पता था कि किसान के पास विवाह करने लायक कुछ भी नहीं है। इस समय ऐसी स्थिति में उसका कर्जा चुकता करे, इन सारी बातों का मन में रख कर वह स्वयं ही एक दिन किसान के खेत की ओर जाने वाले रास्ते पर जा पहुंचा। रास्ता छोटे छोटे कंकरों, पत्थरों और रोड़ियों से भरा पड़ा था। वह किसान और उसकी बेटी दोनों वहीं पर थे। उसने किसान से कर्ज के विषय में बात करते हुए उसके सामने एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि अगर अपनी लड़की का विवाह उससे कर देगा तो वह उसके सारे ऋण माफ़ कर देगा, उसके सारे कर्जे माफ़ कर देगा, ब्याज भी माफ़ कर देगा। साहूकार की इस अजीबोगरीब शर्त से किसान और उसकी बेटी डर गए। अब उस साहूकार ने आगे सुझाव देते हुए कहा कि चिंता करने की कोई बात नहीं है, इस शर्त का फैसला मैं नहीं करूँगा, ना आप इस शर्त का फैसला भाग्य पर छोड़ दें। इतना कहते हुए अपनी जेब से एक पैसे की खाली पोटली निकाली और उसे देते हुए कहा, इसमें से एक काले रंग का और एक सफ़ेद रंग का कंकर रखूँगा। इसके बाद तुम्हारी लड़की को बिना देखे इस पोटली से एक कंकर निकालना होगा। यहाँ शर्त यहाँ रहेगी कि जैसे ही किसान और उसकी लड़की उसकी शर्त पर आपस में बात करने लगे, तभी साहूकार अचानक कंकड़ों को उठाने के लिए नीचे झुका। उसने जैसे ही दोनों कंकड़ों को उठाया, उसी समय किसान की लड़की की नज़र उस पर पड़ गई। उसने देखा कि साहूकार ने दोनों काले कंकड़ रखे हैं पोटली में, उसने सफ़ेद कंकर नहीं रखा। जैसे ही वो लड़की कंकर निकालने लगी, उसमें दोनों काले रंग के पत्थर थे, एक सफ़ेद रंग का पत्थर नहीं था, जबकि नियम के अनुसार एक सफ़ेद और एक काला पत्थर होना चाहिए था। दोस्तों, वह काले रंग का और एक पत्थर काले रंग का और दूसरा सफ़ेद रंग का कंकर खाली पोटली में रखता था। खैर, उसके बावजूद साहूकार ने लड़की को पोटली से ऐसा कंकर निकालने को बोला जिसमें कि दोनों ही काले रंग के पत्थर थे। अब आप कुछ देर के लिए ऐसा महसूस करेंगे कि उस लड़की की जगह आप उस कंकड़ पत्थर वाले रास्ते पर खड़े हैं। उस परिस्थिति में अगर एक लड़की होते हुए आप होते तो आप क्या करते? अगर आपको उस लड़की को सुझाव देना होता तो क्या सुझाव देते? दोस्तों, मुझे लगता है कि अगर हम इस पर ध्यानपूर्वक विचार करें तो हमारे सामने 3 संभावनाएं निकल कर आती हैं। पहली बात यह हो सकती थी कि लड़की को कंकर निकालने से बिल्कुल मना कर देना चाहिए था। दूसरी बात यह हो सकती थी दोस्तों कि लड़की को थोड़ा सा साहस दिखाते हुए बता देना चाहिए था कि इस पोटली में दोनों ही कंकर काले रंग के हैं। तीसरा यह हो सकता था कि लड़की साहूकार की घोरता के बारे में जानते हुए भी काले रंग के पत्थर को निकाले और अपने आप सेक्रीफाइस कर दे ताकि उसके पिता ऋण मुक्त हो सकें। यह कहानी इस उम्मीद से लिखी गई है कि हमें पारंपरिक सोच के ढंग और आज की सोच में अंतर हमें पता लग सके, काले और सफ़ेद का अंतर। उस लड़की की इस दुविधा को हमसे ज़्यादा ट्रेडिशनल लॉजिकल थिंकिंग से सोल्व नहीं किया जा सकता। तो चलिए हम बता ही देते हैं कि उस लड़की ने क्या किया। लड़की ने साहूकार के कहे अनुसार पोटली से एक कंकर निकाला, उसे बिना देखे हुए जानबूझकर कंकरों पत्थरों से भरे रास्ते पर धीरे धीरे उछाल दिया, जिससे जल्दी ही वह काले रंग का कंकर अन्य कंकरों में मिक्स हो गया। उसने धरती पर फेंक दिया उस कंकर को और अन्य रंग के पत्थरों में वो मिक्स हो गया। दोस्तों, कितनी चालाक लड़की निकली वो। उसने ज़मीन पर फेंक दिया उस पत्थर को ताकि रंग का पता ही ना चले। और साहूकार से इस बात पर लड़की पर थोड़ा सा क्रोधित भी हो गया कि लड़की ने मामला संभालते हुए कहा कि चिंता न करें, वो पत्थर जो नीचे गिर गया है कोई बात नहीं, अगर आपके पास दूसरा पत्थर है तो आप देख ले। साहूकार बोला, रंग का तो पता ही नहीं चला, कौन से रंग का पत्थर तुमने निकाला है, बाहर फेंक दिया तुमने उस पत्थर को। तो लड़की बोली, कोई बात नहीं, आपके पास दूसरा जो पत्थर बचा है उससे रंग का अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि उसने काला या सफ़ेद पत्थर तो निकाला नहीं था, दोनों ही काले पत्थर थे, दोनों को पता था, बस उसके पिता को नहीं पता था। तो उनको साक्षी नाक्षी मानकर दोस्तों, जैसे ही उसने वो रखा हुआ पोटली में कंकर का कलर देखा तो वो हार गया और उसने अपनी हार को स्वीकार किया
इस प्रकार लड़की ने अपने पिता को ऋण मुक्त करा दिया दोस्तों और वहाँ से चला गया। तो ये छोटी सी कहानी दोस्तों हमें कितना कुछ सिखाती है कि जो लोग चालाक होते हैं उनसे कैसे बचना चाहिए। इस इतना सुंदर उदाहरण इस लड़की ने इस कहानी में दिया है कि कोई सोच भी नहीं सकता दोस्तों समय बहुत हो गया है, तो चलते हैं। कल को फिर मिलेंगे आपसे। कल का समय रहेगा 10 बजे का दोस्तों। 10 बजे हम फिर हाजिर हो जाएंगे आपके पास कल, लेकिन 10 बजे का समय ही रहेगा और 10 बजे फिर से हम आपके साथ ऑनलाइन आएंगे। तब तक के लिए शुभ रात्रि, नमस्कार।